हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पर पिछले 5 to 6 मेथड देख लिए हैं कि किस तरीके से मिक्सर्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, मींस मिक्सर्स जो होते हैं उसमें प्योरिटीज़ भी होती हैं, इम्प्योरिटीज सब्सटेंस भी होते हैं। तो किस तरीके से जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं उनको कैसे फिल्टर किया जाना चाहिए, ठीक है, कैसे उनको निकालना चाहिए। लिक्विड में है तो किस तरीके से, सॉलिड में है तो किस तरीके से, गैस के फॉर्म में है तो किस तरीके से, मीन्स डिफरेंट वो स्टेट में अगर हैं तो उनको आप किस तरीके से एक तरीके से आप कहोगे कि उनको आप सेपरेट कर सकते हो, मिक्सर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पिछला 6 मेथड देख लिया है। ठीक है, ये है आपका 7th मेथड जिसमें हमें किसके बारे में देखना है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये देखना है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए ये भी एक मेथड है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले मिक्सर्स जो होते हैं उनको डिजॉल्व करना होता है। ठीक है, डिजॉल्व करके मिक्सर्स को उनको हीट करते हैं। हीट करने के बाद ओवरनाइट मीन्स सारी रात के लिए ऐसे ही उसको रख दिया जाता है। फिर जो प्योर क्रिस्टल होता है वो बीकर में ही रहता है, इम्प्योर क्रिस्टल वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। हम देखते हैं इसको डिटेल में। आपको नोट करना है प्रॉपरली, पहले बेसिक प्रिंसिपल्स इसके क्या होते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे और फिर ये एक टॉपिक बनता है कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों बेटर है इवेपोरेशन से। ठीक है, जैसे वेपराइजेशन हम करते हैं तो वो भी एक मेथड है, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन उससे बेटर क्यों है, ये आपका एक क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्या है क्रिस्टलाइजेशन का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल आपको नोट करना है। बेसिक प्रिंसिपल to remove impurities from a mixer by first dissolving in a suitable substance and then crystallizing out one component। ठीक है, मीन्स पहले इम्प्योरिटीज जो मिक्सर्स हैं उनको क्या करना है, आपको उनको फर्स्ट डिजॉल्व करना है। ठीक है, किसमें डिजॉल्व करना है, सुटेबल सॉल्वेंट, यानी कि जिसमें वो डिजॉल्व हो सके, जो उसके लिए सुटेबल सॉल्वेंट है उसमें हमें क्या करना है, डिजॉल्व करना है मिक्सर को। और उसके बाद क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन करके किसी एक कंपोनेंट को वहाँ से पिक आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको क्या करना है, एक कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ये कैसे हैं, इम्प्योर हैं। ठीक है, फर्स्टली आप क्या करोगे, इनको ये जो क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के कैसे हैं, ये इम्प्योर क्रिस्टल्स हैं। इन्हें आपको डिसॉल्व करना है किसमें, H2SO4, यानी कि H2SO4 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको कॉपर सल्फेट को जो क्रिस्टल्स हैं उनको डिसॉल्व करना है और उसके बाद इसे क्या करना है, हीट प्रोड्यूस करना है, मीन्स इसको हीटिंग के थ्रू इसको गर्म करना है। ठीक है, जब ये हीटिंग के थ्रू इसको वार्म कर देंगे उसके बाद इसको हम ओवरनाइट छोड़ देंगे और उसके बाद आपको क्या होगा, जो प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे वो आपको बीकर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यही नोट करना है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स impure are first dissolved in sulfuric acid। sulfuric acid means H2SO4 में फर्स्ट आपने डिजॉल्व किया इसे and then heated to saturated solutions, और फिर आपने इसको क्या किया, saturated solutions तक हीट किया। Now this solution is left overnight, आपने इसको overnight means एक रात के लिए ऐसे ही उसे छोड़ दिया। So only pure copper sulfate crystals on filter paper, तो जो कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल रह जाते हैं वो आपको फिल्टर पेपर पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब इनके एप्लीकेशंस कहाँ पर है, कहाँ पर ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो सबसे पहला आपको जो याद रखना है, जो सॉल्ट हम लेते हैं कहाँ से, सी वाटर से। तो जो सी वाटर से सॉल्ट लिया जाता है वो किस मेथड से किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो जो सी वाटर से सॉल्ट आया उसको प्योर करने के लिए, ठीक है, क्या यूज किया हमने, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज किया। सेकेंड, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए लाइक कॉपर सल्फेट का भी हमने देख लिया, या फिर अमलगम, या फिर जैसे फिटकरी आप कहते हो, ठीक है, आलम या फिटकरी। तो इनके जो क्रिस्टल्स हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं।
तो बेसिकली एक पॉइंट याद रखना है कि जो सुटेबल सॉल्वेंट होगा उसमें आप इम्प्योर क्रिस्टल को ऐड कर दीजिए, फिर उसको हीट कीजिए, ओवरनाइट उसे ऐसे ही रख दीजिए और उसके बाद आपको दूसरे दिन क्या होगा, प्योर क्रिस्टल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है। आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बनाकर। ठीक है, बस आपको बेसिकली क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से लिसन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, समझना और सुनना है। अब हम ये देख लिए कि इसका एप्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट देखेंगे वाई क्रिस्टलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट और बेटर देन इवेपोरेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बेटर क्यों है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आपको नोट करने हैं। ठीक है, क्यों, सम सॉलिड डिकम्पोज और गेट चेरिड अपॉन हीटिंग टू ड्राइनेस ड्यूरिंग इवेपोरेशंस। ठीक है, दैट इज शुगर। अब यहाँ पर क्या बात कही गई कि कुछ सॉलिड जो होते हैं, जैसे यहाँ पर शुगर का एग्जांपल लिया गया है कि जब हम इसे हीट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो शुगर होता है उसको हीट करने पर उसका एक भूरा सा बन जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ बोला गया है, सम सॉलिड डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाते हैं या गेट चैरिड, या वो एक भूरे पार्ट में पार्टिकल्स में बन जाते हैं हीटिंग करने के बाद। ठीक है, टू ड्राइनेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो इस तरीके से इवेपोरेशन टेक्निक हम करते हैं तो वहाँ पर हमें शुगर का क्या मिल जाएगा, चेरिड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो मेथड बेटर नहीं माना जाएगा, क्रिस्टल उसका प्योर क्रिस्टल नहीं फॉर्म हो पाता है। सेकेंड, अगर हम देखते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सम इम्प्योरिटीज रिमेन डिजॉल्व इन सोल्यूशन आफ्टर फिल्टरेशंस। मीन्स जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि पूरी तरीके से आपको प्योर सब्सटेंस नहीं मिल पाएंगे, प्योर क्रिस्टल्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रही जाती है सोल्यूशन में, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन द इवेपोरेशंस। ठीक है, On evaporation, these impurities do not evaporate and remain with mixers। ठीक है, तो जब हम evaporation टेक्निक का यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो impurities होती हैं ये evaporate नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और ये किसके साथ रह जाती हैं, मिक्सर्स के साथ ही रह जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, आई होप आपको क्रिस्टलाइजेशन पूरा बेसिक से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पर वाटर टैंक में फिल्टरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो होगी वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर वाटर को प्योर कैसे करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक चीज़ समझ आ गया होगा कि पहला कैसे वाटर रहा होगा, आपके पास इम्प्योर वाटर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, इम्प्योर वाटर। तो इम्प्योर वाटर जहाँ पर होता है तो हम क्या कह देते हैं, रिजर्वोयर। ठीक है, रिजर्वोयर। रिजर्वोयर में इम्प्योर वाटर इकट्ठा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो रिजर्वोयर में इम्प्योर वाटर को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया, या फिर रिजर्वोयर में ही इम्प्योर वाटर पुटेड होता है, रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कहाँ पर भेजेंगे, सेडिमेंट्री टैंक में। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेडिमेंट्री टैंक। मीन्स ये क्या है, एक तरीके का सेडिमेंट्री टैंक है। तो यहाँ पर सेडिमेंट जो होते हैं, जो रॉक होते हैं, चट्टाने, छोटे छोटे क्रिस्टल्स उनके होते हैं, वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेडिमेंट्री टैंक होता है। जो रिजर्वोयर का वाटर होता है वो सीधे सीधे सेडिमेंट्री टैंक में भेजा जाता है, ताकि जो सेडिमेंट्स हैं, जो सैंड्स वगैरह हैं, बालू हैं, ठीक है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, इसमें नीचे जो ये टैंक है इसमें नीचे वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सॉलिड सेटल डाउन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेडिमेंट्री टैंक के बाद क्या होगा, लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन
ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज यूजिंग आलम, आलम मीन्स फिटकरी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो क्या करते हैं यहाँ पर सेडिमेंटेशन किया जाता है किसका, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का, किस मेथड का यूज करके, तो उसमें कुछ फिटकरी वगैरह ऐड करके, आलम वगैरह ऐड करके जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, सेडिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो लोडिंग टैंक में ये प्रोसेस हो गया। अब लोडिंग टैंक के बाद वो कहाँ पर जाएगा, फिल्टरेशन टैंक में जाएगा, ठीक है। लोडिंग टैंक के बाद ये कहाँ पर गया, फिल्टरेशन टैंक में। इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या होंगे, जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, फिल्टर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑल इम्प्योरिटीज फिल्टर्ड, ठीक है। जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो क्या हो गई, फिल्टर्ड हो गई। कहाँ पर, फिल्टरेशन टैंक में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका, ये कहाँ पर जाएगा, क्लोरीनेशन टैंक में, क्लोरीनेशन टैंक, ठीक है। क्लोरीनेशन टैंक, इसके नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन को ऐड किया जाएगा, किस लिए, ताकि वो जर्म्स को किल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो ऐड क्लोरीन टू किल जर्म्स, ठीक है। जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन को ऐड करेंगे, कहाँ पर, क्लोरीनेशन टैंक में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर पूरा जो वाटर है वो कैसा हो गया, ड्रिंकेबल हो गया है। तो यहाँ से सप्लाई क्या होगा, डिफरेंट हाउसेस को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वाटर सप्लाई टू होम, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर प्योरिफिकेशन किया जाता है, कहाँ पर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। सबसे पहले इम्प्योर वाटर जो कि रिजर्वायर में होता है उसको भेजा जाता है सेडिमेंट्री टैंक में, जहाँ पर जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होते हैं वो नीचे ही सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से ये वाटर जो होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक पाइप सी होती है, कनेक्शन होता है इनको कहाँ पर भेज दिया जाता है, लोडिंग टैंक में, ठीक है। अब लोडिंग टैंक में क्या होता है, जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होते हैं उसमें फिटकरी वगैरह ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर उनका सेडिमेंटेशन किया जाता है, जो और बारीक पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद इनको फिल्टरेशन टैंक में भेजा जाता है। फिल्टरेशन टैंक में भी बहुत सारे उसमें कैंडल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को फिल्टर डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिल्टर होने के बाद इसको क्लोरीनेशन टैंक में भेजा जाता है, ताकि अभी जो जर्म्स रह गए हैं वो किल हो सके। तो यहाँ पर क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद डिफरेंट हाउसेस में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंजेज क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम क्या देखेंगे, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेज, यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। जैसे जो केमिकल चेंज होता है उससे हम क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंस को रिकवर कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल चेंजेज होता है उससे हम न्यू सब्सटेंस को कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंस की तरह लिख लेना है। यहाँ पर आप लिखोगे केमिकल चेंजेज और यहाँ पर फिजिकल चेंजेस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप क्या लिखोगे, न्यू प्रोडक्ट कैन गेट, ठीक है, या फिर आप न्यू प्रोडक्ट्स लिख पा सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यहां पर आप क्या लिखोगे, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल समझिए, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब जैसे कि जो मिल्क है, मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन, यानी कि दूध का दही में जो कन्वर्जन हो रहा है, तो पहले वो क्या था, मिल्क था, मिल्क एक अलग प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो क्या बन गया, कर्ड बन गया, दही बन गया, तो वो एक अलग प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी केमिकल चेंजेज होता है वहां पर आपको क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर मतलब डिफरेंट स्टेज के या फिर सेम स्टेट के ही आपको न्यू प्रोडक्ट मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कागज है, ठीक है, कोई भी कागज है, आपने उसको जलाया, बर्न किया, तो उसकी राख मिलती है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। दूसरा, अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं तो आप इनको इजिली रिवर्सिबल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इजिली रिवर्सिबल, यहां पर क्या होगा, नॉट इजिली रिवर्सिबल, ठीक है, ये इजिली रिवर्स नहीं होते हैं, ये प्रोसेस जो होता है केमिकल चेंजेस का इजिली रिवर्सिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे वो कर्ड बन गया है, ठीक है, तो कर्ड से आप सोचो उसको मिल्क बना सको तो नहीं बना सकते हो, ठीक है, तो ये इजिली रिवर्सिबल नहीं होते हैं, बट ये हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आइस मेल्टिंग की यहाँ पर बात करते हैं, जो बर्फ का बनना है, ठीक है, तो आइस मेल्ट हुई, तो आइस मेल्ट होना क्या है, फिजिकल चेंजेज हो गया, ठीक है, लेकिन अब वो आइस मेल्ट होकर क्या बन गया, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर से आप उससे क्या कर सकते हैं, आइस बना सकते हैं, तो इसलिए क्या बोला गया, ये इजिली रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, थर्ड पॉइंट, रिएक्टेंट्स यूज्ड अप ऑफ एन हीट, लाइट, साउंड और फिजिंग अकर्स, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स यूज्ड होते हैं हीट करने पर, लाइट, साउंड या फिजिंग्स करने पे, ठीक है। अब इस साइड अगर आप देखोगे, ऑफ एन जस्ट अ स्टेट चेंज, अ स्टेट चेंज, फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्टिंग, ठीक है, बर्फ का पिघलना, आइस का मेल्ट करना, ठीक है, तो ये स्टेट चेंज कर सकते हैं, बट ये भी स्टेट चेंज करते हैं कैसे करने पर, हीट, लाइट, साउंड या फिजिंग किसी के थ्रू ये हीट प्रोड्यूस कर ये क्या करते हैं, स्टेट ये भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑफन ये कभी कभी स्टेट चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइस का मेल्ट करना। फोर्थ, इसमें आप लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी में बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट, अ प्रेसिपिटेट में फॉर्म्ड, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी को जलाया जाता है, ठीक है, तो उससे जो पार्टिकल्स मिलते हैं आप उसे वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मे बी कि क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है। रिएक्टेंट यूज्ड अप ऑफन हीट, लाइट, साउंड, फिजिंग अकर्स, ठीक है, नॉट इजिली रिवर्सिबल एंड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पर आपने क्या देखा, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, इजिली रिवर्सिबल, ऑफन जस्ट अ स्टेट चेंज, फॉर एग्जांपल आइस मेल्टिंग, ठीक है। तो ये फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस का कुछ डिफरेंस है जिसे आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आपने इसे नोट कर लिया है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट लाइक मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या प्रॉपर्टी बियर करते हैं, ठीक है। लाइक जो मेटल होते हैं लस्टरस होते हैं, ठीक है, शाइनिंग करते हैं वो, और मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स तक शेयर कर दीजिए ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।